Hello, good evening to all my dear viewers. Welcome to all in Shanti Niketan classes. In this lecture, we will discuss about most important objective questions of electrochemistry. This lecture not only important for those students who are preparing for board exams class 12th and any competitive exam. This is also very important for those students who are preparing for polytechnic diploma also. तो इस सेशंस में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया जाएगा जो कि बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और कोशिश कीजिए वन शॉट में पूरे लेक्चर्स को कंप्लीट करें और उसको राइट डाउन में भी उसको लिख ले एक बार जो है वैसे राइट डाउन कर लीजिएगा। तो जो भी कॉन्सेप्ट अगर इसमें हम कुछ बोलते भी हैं तो उसको भी आप लिख लीजिएगा और हर एक ऑब्जेक्टिव का जो है एक मतलब पूरा कलेक्शंस आपके पास हो जाएगा। तो देर नहीं करते हुए आइए समझते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है जो बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा। कि सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट रिलेशन ऑफ ई सेल और ईएमएफ इज इक्वल्स टू। कहा पहला क्वेश्चन कहा कि वो रिलेशंस बताइए, वो फार्मूला क्या होता है ई सेल का या ईएमएफ का फुल फॉर्म हो गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो यहाँ पे फार्मूला होगा यहाँ पे साइड में लिख देते हैं। जो ई सेल का जो फार्मूला होता है वो होता है ई सेल इज इक्वल्स टू, देखिए इसमें दो तरीके से पूछ सकता है। एक तो ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो एक फार्मूला तो ये हो गया ई कैथोड माइनस ई एनोड। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। यानी कि इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ई सेल का जो फार्मूला निकल के आया वो आया ई कैथोड माइनस ई एनोड। करेक्ट। अच्छा, अब क्वेश्चंस को थोड़ा सा बदल के भी पूछ सकता है। कभी कभी आपको ऑप्शन में ऐसे भी दे देगा। इसका दूसरा जो है अगर फार्मूला लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखते हैं ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ठीक है, ऐसे भी दे देगा। तो उस समय आपको ध्यान रखना है कि ई राइट माइनस ई लेफ्ट जो है यहाँ पे ई कैथोड माइनस ई एनोड क्या ही है उसी के बराबर होता है। एक्चुअली में ई राइट कहने का मतलब ये हो गया कि इसमें जो है जैसे ही आप ई सेल जैसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जब आप निकाल रहे होते हैं तो उसमें एक सॉल्ट ब्रिज होता है। तो सॉल्ट ब्रिज के राइट साइड जो राइट साइड में कनेक्ट होता है उसको पहले लिखते हैं और जो लेफ्ट साइड में कनेक्ट होता है उसको जो है बाद में लिखते हैं। तो इस चीज़ को इसमें ध्यान देना है जब आप पूरा डिटेल पढ़ते हुए कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है, वोल्टेइक सेल क्या होता है, उसमें आपको सॉल्ट ब्रिज भी मिल रहा होगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो गया विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहा कि द यूनिट ऑफ ई सेल और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि ई सेल का यूनिट क्या होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये क्वेश्चन इसलिए डाला गया है कि नाम में तो क्या छिपा हुआ सब देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो मन में अब आता है आंसर कि आप सोचिए कि न्यूटन हो सकता है क्योंकि लास्ट में फोर्स है। लेकिन ऐसा ध्यान रखना है, बारीकी बरतना है कि इसका न्यूटन नहीं होगा, इसका यूनिट होगा वोल्ट। यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर सेकंड बी हो जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है वो किसी भी बैटरी का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब उसको आप किसी पावर या सर्किट से कनेक्ट नहीं किए हुए हैं। ठीक है, जिसमें जो है वो डिस्चार्ज नहीं तो डिस्चार्ज हो जाएगा तो फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं, वो टर्मिनल वोल्टेज आ जाएगा। तो इसीलिए ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है। तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस यानी पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है वोल्ट। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का भी यूनिट क्या हो जाएगा वोल्ट। तो याद रखना है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे भी ई सेल निकाल रहे हैं चाहे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो इसका भी जब आंसर निकलेगा तो वो भी क्या होगा वोल्ट ही होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। इस वाले जैसे लेट सपोज कि अगर हम कोई भी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तो कोशिश करते हैं उस टॉपिक्स का से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस हो वो सारे इसी मतलब एक लाइन से आपको मिल जाए। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से, एक बार पढ़िए। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ निकेल 2+ निकेल इलेक्ट्रोड व्हेन द पोटेंशियल ऑफ सेल। और जब पोटेंशियल ऑफ सेल मतलब ये दे दिया है निकेल सॉलिड Na पे 2+, बीच में सॉल्ट ब्रिज Cu पे 2+ एक्वस / Cu सॉलिड इज 0.59।
यानी कि इसमें तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपका सेल का जो है, सेल का दे दिया है ऑलरेडी 0.59 वोल्ट, ठीक है। और निकेल का पूछ रहा है Ni2 प्लस Ni का जो है पूछ रहा है, ठीक है, क्वेश्चंस में जो है। तो अब इसको ध्यान रखना है कि अब इसको कैसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है। तो एक बार क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, खुद से इसको ट्राई कर सकते हैं कि क्या इसका वैल्यू हो सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फॉर्मूला कौन सा लगेगा, यही फॉर्मूला लगेगा इसमें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए इस वाले में राइट ए वाला हो गया, ठीक है, और लेफ्ट ए वाला हो गया, ठीक है। तो अब देखिए अगर इसका फॉर्मूला अगर यदि बनाते हैं तो ऐसा ही ना लिखेंगे, ई सेल। अब देखिए इसमें राइट पहचानिए, तो राइट ए वाला, तो सबसे पहले ये लिखिएगा, क्या लिखिएगा, कॉपर, यानी कि इसको लिखिएगा ई सी यू पे 2+/CU माइनस ई किसका लिखिएगा, निकेल Ni पे 2+/Ni। इस तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा। और ई सेल का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है सर, ई सेल का वैल्यू दिया हुआ है कि 0.59 दिया हुआ है, करेक्ट है। लेकिन इसमें क्वेश्चंस में एक और वैल्यू होना चाहिए था, कॉपर का होना चाहिए था, Cu पे 2+Cu का, तब जाकर निकलता है। एक बार चेक करते हैं सर, एक बार जब तक इधर इसको क्वेश्चंस को देखिए, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ सर, इसमें दिया हुआ है, इसका क्वेश्चन में ये गिवन है कि ई कॉपर जो है, लिख लीजिएगा, इसमें गिवन में दिया हुआ है Cu पे 2+, ठीक है, 2+/Cu, इसका वैल्यू दिया हुआ है +0.34 वोल्ट, ये दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या होगा। तो देखिए इसके जगह पे पहले हम सेल के जगह पर रखते हैं 0.59, तो 0.59 इक्वल्स टू, इसके जगह पे रखेंगे प्लस का 0.34 और माइनस का ई निकेल पे 2+/निकेल, इस तरीके से रखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको इधर लेके आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये उधर चला जाएगा, तो नेगेटिव में चला जाएगा, तो ये पूरा वैल्यू इधर लेके आइए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई Ni पे 2+/Ni इज इक्वल्स टू +0.34 और इसको इस साइड लेके जाइए, तो माइनस क्या हो गया, 0.59। तो यहाँ इसमें से माइनस कीजिएगा तो ये माइनस आ जाएगा आपका 5.0, यानी कि 0.25 वोल्ट। यानी कि इस क्वेश्चन जो है निकेल के लिए जो है ईएमएफ का जो वैल्यू निकल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू निकल के आ गया, वो -0.25 वोल्ट निकल के आया, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो देखिए सेम कॉन्सेप्ट के साथ विद फार्मूला आपको इसी तरीके से बनाते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। तो उसको भी एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर इसको भी जो है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा एसेंस गला फंसा हुआ है क्योंकि अभी थोड़ा कोल्ड वेदर है और अभी 12th का एग्ज़ाम, सबका एग्ज़ाम आया हुआ है, तो सुबह से शाम तक जो है बोलना रहता है, तो थोड़ा सा इसको आप लोग मैनेज कीजिएगा, ठीक है। कोशिश तो हम कर रहे हैं कि ऐसा कुछ आवाज़ में ज़्यादा दिक्कतें आई नहीं, फिर भी एसेंस टाइम कम है तो इसीलिए जो काम तो करना बनता ही है। तो बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव और कॉन्फिडेंस, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं कि द फार्मूला ऑफ सेल कांस्टेंट ऑफ कंडक्टिविटी सेल इज, यानी कि सेल कांस्टेंट का फार्मूला बताइए कंडक्टिविटी सेल के लिए जो है, ठीक है। अब देखिए ई में दो क्वेश्चन बन सकता है, एक क्वेश्चन तो सेल कांस्टेंट का फार्मूला और साथ में बन सकता है इसका यूनिट भी बताइए, ठीक है। तो अब देखिए इसका देखेंगे तो इसका फार्मूला होता है सेल कांस्टेंट, वो L/A होता है, यानी कि जो सेल कांस्टेंट का फार्मूला होता है सेल कांस्टेंट, ठीक है, इसका फार्मूला होता है L/A, ठीक है। ये लेंथ हो गया, ये एरिया हो गया, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग द क्वेश्चन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। और जो है नेक्स्ट अगर अब इसी में पूछता है सेल कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, तो बताइए क्या होगा, कमेंट में कीजिए, इसका कमेंट छोड़िए, ठीक है। जो भी क्वेश्चन बना रहे हैं और लास्ट में आप खुद से पहले जैसे क्वेश्चन आया ना तो पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए और देखिए कि आपसे कितना बन रहा है, और जितना बन रहा है कमेंट में उसको छोड़ दीजिए कि सर मेरा इतना करेक्ट है, जितना भी बने लास्ट में तो बताएंगे ही,
लेकिन पहले आप कुछ खुद से कुछ ट्राई करते रहिए, ठीक है। आइए देखते हैं। सेल कांस्टेंट लेंथ है तो ऊपर आ गया मीटर और नीचे आ गया मीटर स्क्वायर, तो स्क्वायर से ये आउट हो गया, तो मीटर नीचे बचा तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा पर मीटर। यानी कि अगर क्वेश्चन में सेल कांस्टेंट का यूनिट यदि पूछता है तो वहां पे इसका यूनिट हो जाएगा पर मीटर के बाद। कोई कोई पर सेंटीमीटर भी दे देगा तो कोई इशू नहीं है, सीजीएस में दे दिया पर सेंटीमीटर, करेक्ट है। चलिए इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मूव कर। क्वेश्चन 5 का है कि इन गैल्वेनिक सेल एनोड इज नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रल, नन ऑफ दिस, ठीक है। मतलब गैल्वेनिक सेल में आपसे पूछ लिया कि एनोड के ऊपर क्या चार्ज होता है, तो देखिए गैल्वेनिक सेल में अगर बातें करें तो एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। लेकिन इसमें समझना है कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइसिस सेल में पूछता या फिर एनोड जहाँ पे कैथोड होता तो उस समय हम लोग क्या चार्ज बताएंगे, या ऐसे क्वेश्चन आता है कि एनोड पे क्या चार्ज होता है जनरल कंडीशन में। तो देखिए एनोड पे अगर सिर्फ चार्ज ही पूछ दिया तो एनोड पे तो दोनों ही चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है, ठीक है। तो वो भी केस देखना है। अब देखिए उसको किस तरीके से हम लोग एक बार समझेंगे, बताते हैं एक बार। यहां पे बता देते हैं, ठीक है। देखिए इस डेटा को आप लोग लिख लीजिएगा, ये डेटा बेहद इंपॉर्टेंट डेटा है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन से बार बार जो है पूछते रहता है। और हाँ आप लोग जो है वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने मित्र दोस्तों के पास जो है, इससे क्या थोड़ा सा ऊर्जा मिलता है, एनर्जी आता है कि चलिए व्यूअर्स ज़्यादा है, ज़्यादा देख रहे हैं तो मज़ा आता है जो है, ठीक है। तो शेयर भी कर दिया कीजिए जो भी आपके पास जो भी फ्रेंड है, ठीक है, जिनके लिए ये वीडियो काफ़ी उपयोगी है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक बार समझते हैं कि अगर मान लीजिए कि अगर गैल्वेनिक सेल कभी इलेक्ट्रोलाइसिस की बात कर दे तो उस कंडीशन में किस पे कौन सा चार्ज होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं एनोड, ठीक है, और यहाँ पे लिख लीजिए कैथोड। इस तरीके से एक तरफ लिखिए एनोड, एक तरफ कैथोड, ठीक है। पहले लिख लेते हैं गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल को ही बोला जाता है क्या, वोल्टेइक सेल, टेक सेल, तो वोल्टेइक सेल भी बोला जाता है गैल्वेनिक सेल को ही, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी इसी को बोला जाता है, ठीक है। तो तीनों एक ही बात हो गया। दूसरा आता है इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। ध्यान रखिए गैल्वेनिक, वोल्टेइक, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कोई भी सेल अगर यदि रहता है तो उसमें एनोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, करेक्ट है। और यदि जो है कैथोड है तो उस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। ये ऐसा डेटा बता देंगे कि आपको याद ही रहेगा हमेशा। और इलेक्ट्रोलाइसिस के केस में इसमें होता है पॉजिटिव चार्ज और कैथोड पे होता है नेगेटिव चार्ज। अब देखिए एक कोई सा भी इसमें से डाटा याद रखिए, कोई भी एक डेटा याद रखिए, गैल्वेनिक का याद रखिए कि एनोड पे नेगेटिव होता है और कैथोड पे पॉजिटिव, तो उसके रेसिप्रोकल उल्टा समझ लीजिए कि इलेक्ट्रोलाइसिस में एनोड पे पॉजिटिव हो जाएगा और जो है कैथोड पे नेगेटिव हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन में चाहे वो अब यहीं गैल्वेनिक जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो एनोड पे हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, समझ रहे हैं सर। तो इस डेटा को कलेक्ट कर लीजिए सर, इस डेटा को लिख लीजिए अपने नोट जहाँ पे आप नोटबुक लिख रहे हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको एक बार पूरा कलेक्शंस कीजिए, फिर मिलते हैं सर, देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए सर क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर 63.5 ग्राम इन CuSO4 इज, यानी क्वेश्चन का है सर कि इक्विवेलेंट वेट कॉपर निकाल करके बताइए, जो है उसका कितना उसका मोलेकुलर वेट दिया हुआ है 63.5 ग्राम, करेक्ट। तो इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला ये बताते हैं कि इक्विवेलेंट वेट का जो फार्मूला होता है, जैसे इक्विवेलेंट वेट को ई से डिनोट किए अगर कॉपर निकालेंगे तो लिख लीजिएगा इक्विवेलेंट वेट का एक फार्मूला होता है, ऐसे पहले कॉपर नहीं ऐसे जनरल बता देते हैं, मोलेकुलर वेट डिवाइडेड बाई वैलेंसी, ठीक है। वहीं या कहीं कोई लिख देगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर वो कर लिख देता है, लेकिन बस आप यहाँ वही चीज़ है यानी कि मोलेकुलर वेट बाई वैलेंसी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में मोलेकुलर वेट दिया हुआ है, देखिए 63.5, तो इसके जगह पर रखिए 63.5 किसका निकाल रहे हैं हम लोग, कॉपर के लिए, और डिवाइडेड बाई वैलेंसी पता लगाएंगे तो ये किसके लिए बोला है, कॉपर सल्फेट के लिए, CuSO4 के लिए।
तो कॉपर सल्फेट के लिए देखेंगे तो देखिए CuSO4 को यदि आप तोड़िएगा तो ये टूटेगा आयंस में, Cu पे 2 प्लस SO4 पे 2 माइनस, यानी कि इसका वैलेंसी कितना है 2 है। ठीक है, तो इसमें जो है इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए तो करीबन करीबन कितना होगा 3 हो जाएगा, इसका 1.75 करीबन करीबन इतना हुआ 31.7। आइए ऑप्शन चेक करते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर देखिए, ए में 63.5 नहीं होगा, बी में यही ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो गया, यानी 31.75 इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये फार्मूला एक बार जो है एक बार नोट कर लीजिए। ये जितना भी जो फार्मूला लिख रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट करते चलिए, समझ रहे, जितना भी फार्मूला वगैरह लिखे हैं। आइए उसी तरीके से ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 से बढ़ने से पहले एक चीज़ आपको सुनाते हैं। मैं बाइक से कहीं जा रहा था तो देखा कि पीछे से आकर के कोई बाइक में मेरा टक्कर मार दिया, और पीछे से देखे तो कोई स्कूटी पे गर्ल्स बैठी हुई थी। अब मैं देखा जब तक वो बोलती हैं कि देख करके चलाइए। अब बताइए, मैं बोला अब मैं देख करके चलाएं या फिर आपको चलाना चाहिए, तो बोलते फिर भी देख करके चलाइए। अब बताइए, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर कोई स्कूटी से जा रही है लेफ्ट साइड में तो आपको मिडल में नहीं चलाना है, आपको चलाना है पूरा राइट में। कम से कम 7 से 8 फुट का डिस्टेंस जो है आप मैनेज करके हमेशा रहिए, ध्यान रखिए इस चीज़ का। हाँ, अगर आप सोच रहे होंगे कि सर कहीं अगर रास्ते में 3-4 फुट का होगा तो हम क्या करेंगे, तो ऐसा आपको दिखाते हैं। फिर जो है ये देखिए, फिर एक हनुमान चालीसा जो है अपने पास रखिए। ठीक है, क्योंकि भूत पिशाच से निकट नहीं आवे, हनुमान जब नाम सुनावे। ठीक है, और ऐसे आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये मैं कल ही खरीदा हूं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपोजिटेड एट एनोड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl सॉल्यूशन। तो ध्यान रखें क्योंकि जान बचे तो लाखों पाए। ठीक है, क्वेश्चन में कहा कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है और वो ये कहा कि NaCl सॉल्यूशन है, तो जो है आपके एनोड पे कौन डिपॉजिट होगा, कौन एनोड पे जाएगा। तो ठीक है, देखिए अभी जो कॉन्सेप्ट बताए थे अब उस कॉन्सेप्ट पे ही इसको जो है हम लोग देख लेते हैं। आइए, जैसे बताइए इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है, आप देखिएगा पीछे नोट में भी लिखे हुइएगा, तो एनोड पे चार्ज कौन सा होता है बताइए, तो एनोड पे चार्ज होता है पॉजिटिव। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज है और सॉल्यूशन आपका NaCl है, तो NaCl में जो है ये टूटेगा तो Na पे प्लस Cl पे माइनस। अब जो इलेक्ट्रोड एनोड का होगा जो पॉजिटिव चार्ज है, तो उस पर जो है नेगेटिव चार्ज वाला जो है आयंस जाएगा। तो बताइए इस दोनों में नेगेटिव चार्ज कौन सा है, क्लोरीन, तो क्लोरीन किस पे जाएगा, एनोड पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस में हम लोग क्या देखेंगे कि NaCl सॉल्यूशन में जो है क्लोरीन एनोड पे जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगर वहीं कैथोड पूछता है तो सोडियम चला जाता है, और कौन सा, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। ठीक है, तो इस तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ मूव करते हैं। अब देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट है, जो पॉइंट्स आपको लिखवाए थे आप देख रहे होइएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं, व्हिच रिलेशन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। कह रहा है कि कौन सा रिलेशन ABCD में से कौन सा रिलेशन करेक्ट है फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग। अब देखिए फैराडे साहब 2 गो लॉ दिए थे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में, एक फर्स्ट लॉ एक सेकंड लॉ, तो ये सेकंड लॉ से आपको बता देते हैं। ठीक है, तो देखिए सेकंड लॉ में जो है कि इक्वेशन आता है इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू, डिफरेंट इक्विवेलेंट वेट है, E1 बाई E2 इज इक्वल्स टू Z1 बाई Z2 के बराबर होता है, यानी कि E जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z होता है। E है इक्विवेलेंट वेट और Z क्या है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसका नाम भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, लिख लीजिएगा साइड में, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, और ई है इक्विवेलेंट वेट।
ठीक है। अब आइए इसमें देखते हैं ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है जिस कांस्टेंट का नेम है एफ। एफ को बोलते हैं फैराडे कांस्टेंट। ठीक है, फैराडे कांस्टेंट एफ है। तो अगर जो है देख लीजिए इसमें हम फैराडे कांस्टेंट निकालना चाहते हैं तो जेड को इधर भेज देते हैं तो ये क्या हो जाएगा ई बाई जेड इज इक्वल टू एफ। ठीक है, देख लीजिए यानी ऑप्शन खोजिए इस तरीके से ई बाई जेड किस में, ई बाई जेड, ई बाई जेड। देखिए ऑप्शन नंबर सी में है कि ई बाई जेड इज इक्वल टू एफ। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन नंबर 8 का जो है करेक्ट जो है रिलेशन आया कौन सा लॉ है, फैराडे, ये सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग है, सेकंड लॉ। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो पूरा एक्सप्लेनेशंस के साथ इसको आप एक बार लिख लीजिए। ठीक है, कोई कोई ऐसा जेड को डब्ल्यू से भी डिनोट कर देता है। तो अब आपको उस टर्म्स का जो मान लीजिए कोई भी टर्म्स को आप रिप्रेजेंट करते हो टर्म्स के बारे में जानना है। सुनो, अगर रिप्रेजेंटेशन जेड की जगह डब्ल्यू भी करते तो कोई फर्क नहीं। अलग अलग स्टैंडर्ड बुक में देखिएगा तो कहीं जेड से डिनोट किया तो हमने भी जेड से कर दिए हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी नहीं घबराना है कि नहीं अब माइंड में होगा कि सर हम डब्ल्यू देखे हैं डब्ल्यू से करेंगे, तो कॉन्सेप्ट पकड़ना है। ठीक है, और ध्यान रखना है ऑलवेज मेंटेन डिस्टेंस कितना 7 से 8 फीट। ठीक है आइए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 9 क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, तो सीधे इसका करेक्ट आंसर डी है, 0 होता है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है उसका जीरो तो होता ही है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स का वैल्यू। एक्चुअली इसका यूज क्या है कि अगर आप किसी भी पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड का यदि आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो आप उसको जो है अकेले खुद से नहीं निकाल सकते, उसमें किसी दूसरे का हेल्प लेना पड़ता है। जैसे मान लीजिए एक तो हाफ सेल हो गया, एक और हाफ सेल का हेल्प लेना पड़ेगा, तो उसी में उसका हेल्प लेते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। और फिर जो है उसका जो भी हो, जैसे कॉपर सल्फेट में कॉपर का चाहिए तो इससे कनेक्ट करके जो है कॉपर का हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लेते हैं। ठीक है, जिंक सल्फेट में जिंक का चाहिए तो इसे कनेक्ट करके उसको निकाल लेते हैं। यानी पार्टिकुलर कभी भी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी इलेक्ट्रोड का नहीं निकाल सकते हैं। उसका कौन सा हेल्प करेगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये पूरा डिटेल्ड डिस्कशन है, इसमें सब्जेक्टिव वाइज इसका पूरा डिस्कशन है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। कहा कि फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस रिप्रेजेंट, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कौन रिप्रेजेंट्स कर रहा है। तो देखिए पहला ऑप्शन कहा नहीं, दूसरा भी नहीं, तीसरा भी नहीं, चौथा यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एम इज इक्वल्स टू जेड आई टी, एम इज इक्वल्स टू जेड आई टी। ठीक है, अब इसी को कोई कोई लिख देगा इसमें क्या डब्ल्यू आई टी, तो ये क्या बात है, क्या दिक्कत है। यहाँ पे जो है देखिए जेड या डब्ल्यू क्या हो गया, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, आई आपका करंट हो गया और टी आपका टाइम है। ठीक है, टेम्परेचर नहीं सोच लीजिएगा, टी क्या है, टाइम है। तो लिख लिया कीजिए इस पॉइंट्स को। ठीक है, इस तरीके से। तो ये यानी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब क्वेश्चन अगर कभी आप माइंड में सोचिएगा, थोड़ा सा फिजिक्स से रिलेट कीजिएगा कि सर ये सब फिर किसका रिलेशन है। तो देखिए ये बॉस आइंस्टाइन एनर्जी मास रिलेशन है जो आइंस्टाइन साहब ने दिया था, E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, एक्चुअली वो बताए थे एम इक्वल्स टू ई बाई सी स्क्वायर, तो उसको ऐसे लिखते हैं, यानी ये आइंस्टाइन रिलेशन। ये जो है कूलम्ब्स लॉ है, कूलम्ब्स फोर्स का फार्मूला है K(Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और जो है देखिए इस पर टिक नहीं मारेंगे, नहीं तो ऐसे हो जाएगा, सिर्फ ऐसे ही बता देते हैं बी और इसको ये रहने देते। ठीक है, और ये तीसरा जो है ये आइडियल गैस इक्वेशन है, पी वी इक्वल्स टू एम आर टी या पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। आइडियल गैस इक्वेशन पे एक डिटेल जो है पूरा वीडियो बनाकर आपको दे देंगे, जो नीट जेई सब के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे आपको बीटेक वगैरह में काफ़ी कॉम्पिटेटिव में जाइएगा तो उसमें इंपॉर्टेंट है। तो आइडियल गैस है और डी जो है हमारा रिप्रेजेंट्स किया फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नोट कीजिए, मिलते हैं सर, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर, फिर 11 क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ऐसा क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। 11 क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कहा व्हाट अमाउंट ऑफ कॉपर विल बी लिबरेटेड व्हेन करंट ऑफ 2 एम्पियर इज passed थ्रू इन अ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 फॉर एन आवर। ठीक है, क्वेश्चन ये फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से ये बन जाएगा क्वेश्चन। इसको पॉज करके कुछ क्वेश्चंस को ट्राई भी कीजिए खुद से, है कि नहीं। जैसे क्वेश्चन आया तो उसको पॉज किए, ट्राई किए। अब क्वेश्चन में देखिए ना आपको क्या क्या बोल दिया कि क्वेश्चन में आपको करंट दिया है 2 एम्पियर। ठीक है, CuSO4 सॉल्यूशन है तो इसमें जो है आपका क्या दे दिया है
1 आवर टाइम भी इसमें आपको दे दिया है, ठीक है। एक और चीज़ क्वेश्चन में गिवन है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कि इसका जो ये दिया हुआ है ई ऑफ वो CuSO4 का जो है CuSO4 में जो है Cu का इक्विवेलेंट वेट आपको जो है क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, इस तरीके से। या फिर जस्ट हम क्वेश्चन में बताए भी थे इक्विवेलेंट वेट, एक क्वेश्चन में देखिएगा तो वहाँ मिल जाएगा। मतलब ऐसे लिख लीजिए ब्रैकेट में, या यहाँ लिख देते हैं Cu का जो है ये दिया हुआ है 63.5, इसका इतना मोलेकुलर वेट दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा कि बताइए कितना अमाउंट में कितना मास जो है डिपॉजिट हुआ है आपको किसके ऊपर है लिबरेटेड, मतलब जो है कॉपर इलेक्ट्रोड के ऊपर कितना लिबरेट हुआ। तो अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं। Cu इतना दिया हुआ है, करेंट आपका दिया हुआ है 2 एम्पियर, टाइम दिया हुआ है 1 आवर, ठीक है। आवर है तो इसको चेंज कर लीजिए, तो 60 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मिनट में, और फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये सेकंड में आ गया, करेक्ट है। इस तरीके से दिया हुआ है। फॉर्मूला हम लोग को पता है M इक्वल्स टू क्या होता है ZIT होता है, ये फार्मूला होता है M इक्वल्स टू ZIT। अब देखिए यहाँ पे M इक्वल्स टू ZIT हो गया। अब इसको कोई कोई ये भी लिखता है WIT। अब सारा वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, एक बार जो है इसको निकाल करके बताइए कितना आ रहा है। I आपको दिया ही हुआ है, Z की बात है तो Z आपको निकालना है, ठीक है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हम आपको बताते हैं जेड निकालने का एक फार्मूला हम आपको बताए थे। जेड निकालने का क्या फार्मूला होता है, जो रिलेशंस आता है सेकंड लॉ से, ठीक है। तो सेकंड लॉ से हमारा क्या रिलेशन आया था, E इज इक्वल्स टू F इंटू जेड आया था। तो यहाँ से अगर जेड निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा E/F, ठीक है। इस तरीके से इसका रिलेशन हो जाएगा। और F क्या है, फैराडे कांस्टेंट, वैल्यू याद होना चाहिए 96500। तो यहाँ पे इसका वैल्यू रखिएगा। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर अगर निकालिएगा तो E जो कॉपर होता है, यहाँ पे ध्यान रखना है, E जो कॉपर होता है वो क्या होता है 63.5 डिवाइडेड बाई, इसमें CuSO4 में जो है उसका वैलेंसी कितना होता है 2, यानी कि देखिए इसका CuSO4 में जो है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं तो वहाँ पे बताया है कि कैसे इसका जो है वैल्यू इस कॉपर में जो क्या है। अब इसको तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा, Cu पे 2 प्लस और SO4 पे 2 माइनस, तो वैलेंसी 2 चार्ज है तो 2 हो गया। तो यहाँ पे डिवाइड किया 2 से तो ये आ गया 31.75। अब ये वैल्यू यहाँ रख दिए 31.75। अब फैराडे का वैल्यू 96500, ठीक है। अब आपको जेड मिल गया, अब M निकालना आसान हो गया आपके लिए। तो M में M का फार्मूला रख दिए, M इज इक्वल्स टू जेड के जगह पे 31.75 डिवाइडेड बाई 96500 और मल्टीप्लाई बाई I2, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए टाइम, तो टाइम आपका कितना दिया है 60 × 60, करेक्ट है। ये आपका जो है आ गया M का वैल्यू। अब देखिए M का वैल्यू आ गया तो 1 0 1 0 दोनों जीरो से ये दोनों गायब हो गए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा 31.75 इंटू 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 965। तो इसको जब आप से एक बार जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका करीबन आंसर आता है 2.368 समथिंग, इसी के आसपास, इतना ग्राम के आसपास इसका आंसर आता है। कैलकुलेटर रख के इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अब आइए देखते हैं इसमें कौन सा हो जाएगा ऑप्शन। तो ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए नहीं है, बी 8.9, ये ऑप्शन नंबर इसका डी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो फॉर्मूला देख लिए, M इज इक्वल्स टू ZIT, करेक्ट है। जेड निकालने का E/F से आप वो भी निकाल लिए, जेड निकाल लिए। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट E निकालना था, ऑलरेडी बताए हैं पीछे वाला क्वेश्चंस में आप जो देखे होइएगा, और यहाँ से M निकालिए विच इज द वैल्यू ऑफ 2.36 ग्राम के आसपास आ गया, करेक्ट है सर, ठीक है। अब आइए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अच्छा, कोई भी स्टूडेंट्स अगर वाक्य बताते हैं, क्या जोक्स वगैरह, जोक्स के दिल पे ना लेना है स्टूडेंट्स, जोक्स के तरीके से समझना है ना। बहुत सारे ऐसे गर्ल्स हैं जिनको बहुत अच्छा जो है बाइक चलाने आता है कि नहीं, और बहुत सारे गर्ल्स हैं। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं स्टूडेंट्स। इन इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन अकर्स ऑन एनोड एंड कैथोड, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शंस में जो है कौन सा जो है रिएक्शंस अकर्स होगा, ठीक है है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस में बताइए, इसको मिटाते हैं तो ये जस्ट थोड़ा सा ये सब सुनाया जाता है ना ताकि जो है आप जगे रहें और आपको मज़ा आए, फिर इंटरेस्टिंग लगे वीडियो, ताकि आप जो है अच्छे से इंजॉय करके पढ़ाई कर पाएँ, ठीक है। तो बाकी तो
ही बताएं क्या चल रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 कहा कि एनोड पे बताइए कौन सा रिएक्शन होता है। एक लाइन स्पष्ट लिख लीजिए, एनोड पे ऑलवेज अकर्स ऑक्सीडेशन, एकदम एसेंस लिख लीजिए। एनोड पे ऑलवेज क्या अकर्स होता है? ऑक्सीडेशन, ठीक है। और तो एनोड पे ऑक्सीडेशन तो कैथोड पे आ जाएगा रिडक्शन। एनोड के लिए ऑलवेज हमने आपको बोल दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया? सुन, एनोड पे ऑक्सीडेशन, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन तो इस पे रिडक्शन, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस में जो है एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ और जो है कैथोड पे आपका रिडक्शन हुआ। फुल कॉन्सेप्ट के साथ समझना है। सुन, अब ऑक्सीडेशन की बार बार ये बातें कर रहा है कि ऑक्सीडेशन क्या मतलब जो है, किस तरीके से जो है। तो देखिए एक चीज़ ध्यान रखना है, ऑक्सीडेशन करने का मतलब कि अगर कोई भी लेते हैं, जैसे मान लीजिए जिंक है, जिंक में से जो है अगर 2 इलेक्ट्रॉन, जेडन में से अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं, देखिएगा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो ये क्या बन जाएगा? जेडन पे 2+। तो देखिए ये 0 ऑक्सीडेशन नंबर से ये 2 तक गया, तो अब यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो वहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। तो इस रिएक्शन में आपको कौन सा मिल गया? ऑक्सीडेशन रिएक्शन मिल गया, तो इसीलिए जो हम इसको लगा दिए। आइए क्वेश्चन नंबर 13 अब लीजिए, इस जो एग्जांपल दिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी है, ठीक है। आइए मजेदार क्वेश्चन आ रहा है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिएक्शन इज कॉल्ड। अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, ठीक है सर, तो उस कंडीशंस में आप उसको क्या बोलिएगा? ठीक है, गेन ऑफ रिएक्शन किया तो बताइए सर क्या बोलिएगा, सोच समझ के बताइए इसका। अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहा होगा तो यानी कि अब देखिए 2 कंडीशन, या तो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, तो लूज में तो आप क्या देख लिए सर, इलेक्ट्रॉन यहाँ लूज किया है, इलेक्ट्रॉन्स दिया है किसी को, तो इलेक्ट्रॉन्स दिया है तो पॉजिटिव चार्ज आया तो ऑक्सीडेशन आया। अब गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स पे उस पर क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? इसका ऑप्शन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो याद रखना है कि गेन ऑफ, अगर जब भी जो है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बातें करें तो रिडक्शन, और वहीं करें कि लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया है किसी को, तो उस कंडीशंस में आप याद रखें कि वहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। और भी आप 10th वगैरह में भी पढ़े हुए, अगर 10th पर पढ़े तो ये आप कमेंट करके छोड़िए कि अगर मान लीजिए कि ऑक्सीजन का एडिशन हो और रिमूवल हो हाइड्रोजन का, तो रिएक्शन क्या होगा? ठीक है, तो ये बताना है क्या? ऑक्सीजन का एडिशन और रिमूवल हो जाएगा हाइड्रोजन का, तो क्या होगा? ठीक है सर, ये कमेंट में आपको छोड़ देना है, ठीक है। आइए सर क्वेश्चन नंबर 14, और वहाँ पे हम आंसर भी दे देंगे, अगर आप गलत भी दीजिएगा तो डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे हम छोड़ देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहा? क्वेश्चन नंबर 14 कहा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, कि इसमें नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, ठीक है। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात की तो ये तो इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी है, K2SO4 भी है, यानी ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया, C12H22O11। इसका भी कमेंट छोड़ सकते हैं, ये किसका केमिकल कंपाउंड, केमिकल फार्मूला है, कमेंट क्या छोड़िए, सबको पता है शुगर का है, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये एक तरीके का नॉन इलेक्ट्रोलाइट आपका कहलाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से देखिए, अब जो भी यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है आप इसी तरीके से देखिए, जो भी क्वेश्चंस आएगा उसका एक्सप्लेनेशंस आपको पूरा फुल देने वाले हैं, आपको एक एक क्वेश्चंस आपके माइंड में सेट हो जाएगा, इसकी गारंटी है मेरी, ठीक है। तो इसी तरीके से बने रहें और जो है वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 कहा कि द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यूनिट क्या है? वोल्ट। यूनिट क्या होता है? वोल्ट। याद रखना है, फोर्स ऑफ द सेल फॉर द सेल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम स्टेट। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या कहा? इक्विलिब्रियम स्टेट पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सेल के लिए जो है उस सेल फॉर द सेल रिएक्शंस क्या होगा इक्विलिब्रियम स्टेट पे जो है। तो याद रखिए ये जो जीरो होता है इक्विलिब्रियम स्टेट पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। तो इसके लिए क्या वैल्यू हो गया? जीरो के बराबर हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से बने रहें, पॉज कर करके क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करते रहें और लास्ट में कमेंट करें कि आपका कितना, ये बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लास्ट में कमेंट करें कि आपका कितना क्वेश्चन सही है, क्योंकि आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अब तक तो पढ़ ही लिए होइएगा,
ठीक है सर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लगभग कंप्लीट हो गया होगा सबका, क्योंकि एग्जाम तो इतना नज़दीक आ गया। ठीक है, तो कमेंट करते रहें ताकि इसे पता चले कि आपके कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं खुद से। ठीक है, जितना भी बने। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16, जब तक इसको जो है नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहा, फॉर अ गिवन रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड Mn पे प्लस एक्वस प्लस एनी इलेक्ट्रॉन इसमें जो है ऐड किया गया, ठीक है, गेन किया, और तो Ms बना, यानी जो है वो मेटल क्या होगा, M क्या होगा, सॉलिड बना। ठीक है, उस कहा कि इसका जो है नॉस्ट इक्वेशन क्या होगा। नॉस्ट इक्वेशन इज, इस गिवन जो है इलेक्ट्रोड रिएक्शंस का नॉस्ट इक्वेशन बताइए। ठीक है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए नॉस्ट इक्वेशन अगर इसका हम लोग लिखेंगे तो नॉस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला होता है, और ऐसे जो है इस क्वेश्चन का जो है आंसर आपको बता देते हैं पहले। ऑप्शन ए नहीं होगा, बी भी BRT/1 ये भी नहीं होगा, और ये ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अब आइए कैसे ये ऑप्शन सी करेक्ट हुआ, ये समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि देखिए नॉस्ट इक्वेशन कहता क्या है कि ई सेल जो होता है वो इक्वल होता है ई स्टैंडर्ड सेल माइनस, ठीक है, माइनस, ध्यान रखना है, माइनस RT/NF ln प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट ये रहा है सुन्स, और ये क्या रहा है सुन्स, रिएक्टेंट। ये प्रोडक्ट तो ये रिएक्टेंट, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट के जगह पे प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट यानी कि हम लिख देंगे सुन्स प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। ठीक है, इस तरीके से अब देखिए, अब क्या कीजिएगा, बस याद यही रखिए, E इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड माइनस RT/NF ln प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। अब इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, ई स्टैंडर्ड माइनस RT/NF, और प्रोडक्ट के जगह पे क्या लिख दीजिए MS। तो ध्यान रखिए M का जो सॉलिड का जो है कॉन्सेंट्रेशन होता है, एक बार लिख लीजिए, बाई क्या लिख देंगे यहाँ पे MN पे प्लस एक्वस। अब ध्यान दीजिए सुन, जो सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो 1 के बराबर होता है। तो जो फार्मूला हम प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट के जगह पर रखे हैं, वो इसके जगह पर हम क्या वैल्यू रखेंगे, 1। तो 1 रखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये फार्मूला E इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड माइनस RT/NF ln 1 डिवाइडेड बाई MN पे प्लस एक्वस। ठीक है, ये तो यहीं देखिएगा सन्स, ये आपको जो है दिया हुआ था, देखिए E इज इक्वल टू E0 माइनस RT/NF ln 1/MN पे प्लस R। यहाँ पे सन्स गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, और T टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है सुन, N जो है आपका वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर एंड वैलेंसी दिया हुआ है, F जो है सुन फैराडे कांस्टेंट है। ठीक है, और ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट तो समझ ही गए। क्वेश्चंस अब एलन से लॉग में भी लिख देगा, कभी कभी जैसे यहाँ एलन प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट लिखे हैं तो लॉग में भी इसको लिख सकते हैं। तो कुछ नहीं, एलन से लॉग में यदि लिखना चाहते हैं तो उसमें 2.303 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि ये रिएक्शंस क्या हो जाएगा जो है इक्वेशन ई स्टैंडर्ड माइनस 2.303 बाई RT/NF, और यहाँ पे हो जाएगा लॉग 1 डिवाइडेड बाई MN पे प्लस एक्वस। ये बस यहाँ पे हो जाएगा जब वो लॉग में दिया रहे। देखिए इस तरीके से E इज इक्वल टू, तो देखिए लॉग में भी आप आंसर बता दीजिएगा, इस तरीके से ये भी नॉस्ट इक्वेशन है। ठीक है, तो सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि एलएन में दे चाहे जो है लॉग में दे, आपको बता देना है। कभी कभी क्वेश्चन और इसको शॉर्ट करेगा, क्योंकि देखिए R का, T का और जो है F का सबका वैल्यू मालूम है। ठीक है, तो सबका वैल्यू मालूम है तो उसका रख देते हैं, तो एक और छोटा फार्मूला आता है E इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई एफ तो रख ही लिया, डिवाइडेड बाई N लॉग 1/MN पे प्लस एक्वस। ठीक है, रिक्वायल हो रहा होगा आपको क्वेश्चन कि कैसे कैसे जो नॉस्ट इक्वेशन चेंज होता है। ठीक है, तो देखिए R और T और जो है जैसे ही F का वैल्यू रखे, F का वैल्यू 96500 क्योंकि फैराडे कांस्टेंट है, तो वो रख लिए सारा वैल्यू जो है, तो यहाँ पे हमारा निकल करके आ गया सेंस ये वाला फार्मूला। तो ऐसे भी नॉस्ट इक्वेशन में ऑप्शंस में आपको दे देगा, तो कोई भी यदि आपको ऑप्शन में देता है आपको टिक मार्क कर देना है। ठीक है, तो इसको एक बार जो है साइड में जरूर लिख लिया कीजिए, इस इक्वेशंस के लिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर था। ठीक है, यानी कि सबका वैल्यू रखें,
ठीक है, आइए सुन, ठीक है, अब आते हैं सुन 17 के ऊपर। ठीक है, अब ये नॉस्ट इक्वेशन फॉर एन इलेक्ट्रोड इज बेस्ड ऑन द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड विद। कहा कि नॉस्ट इक्वेशन किस पे वेरिएशन हो रहा है, मतलब किस पे डिपेंड्स कर रहा है, ये क्वेश्चन पूछा, इसीलिए इस क्वेश्चन को यहीं पे डाल दिए हैं कि आपको समझ में आए। तो देखिए ऑप्शन से जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। पहला ऑप्शन कहा डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोड। बताइए तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कहीं जो है आपको डेंसिटी दिखा है? यहाँ पे कहीं आपको डेंसिटी नहीं दिखा है, फॉर्मूला में कहीं डेंसिटी नहीं है, तो ये तो आपका नहीं होगा, ऑप्शन ए तो होगा ही नहीं। टेम्परेचर, बिल्कुल ऐसा, देखिए एब्सोल्यूट टेम्परेचर हम लोग यहाँ पे लिए हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर वहाँ पे लिए हैं, एब्सोल्यूट 298 केल्विन होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, तो उस पर करेगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बिल्कुल ऐसा, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ही तो ले रहे हैं, तो उस पर भी करेगा, डिपेंड्स करेगा उस पर जो। और जो है डी में क्या कहा, बी एंड सी, यानी कि टेम्परेचर भी और जो है कॉन्सेंट्रेशन भी, यानी कि बी एंड सी, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर इसका हो गया, करेक्ट है। तो इस सब का जब आप वैल्यू रखें ना, आर का, टी का, एन, एफ का, मतलब सबका वैल्यू रखे तो आपका जो है यहाँ से रिलेशन यहाँ निकल करके आ गया नॉस्ट इक्वेशंस का। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होइएगा कि किस तरीके से डिपेंड्स किया, और इस भी क्वेश्चंस का आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 18 के तरफ मूव करते हैं। 1 फराडे, 1 फराडे इज इक्वल टू, ऐसा ही इजी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कभी कभी, वैसे भी एग्जाम में भी आता है। तो 1 फराडे इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर। इसीलिए ना बोल रहे हैं कि कभी कभी बीच बीच में पॉज कर करके आप मारा कीजिए क्वेश्चन का राइट आंसर और देखते रहिए। तो इसका डायरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन कहा कि केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट, रस्ट यानी आयरन में जो जंग लगता है ना उसको रस्ट बोलते हैं। तो वो रस्ट का फॉर्मूला क्या होगा? तो रस्ट का फॉर्मूला होता है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। ये ऑप्शन नंबर इसका यही जो है करेक्ट आंसर है, Fe2O3 इसका करेक्ट आंसर हो गया रस्ट का। और देखिए हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड भी दिया हुआ रहता है। क्या दिया हुआ रहता है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, इस तरीके से भी। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया Fe2O3 x अमाउंट ऑफ H2O। यहाँ पे कुछ हो सकता है, x का वैल्यू चेंज हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का फार्मूला आपको ये हो गया। रस्ट का जो है फार्मूला यहीं से हम बता दिए कि Fe2O3 होता है। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर किसका है? क्वेश्चन नंबर 19 का। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद करते रहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। आइए इसी तरीके से जो है देर नहीं करते हुए क्वेश्चन नंबर 20 पे मूव करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए क्या कहा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल है वो किस टाइप का सेल है? ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेल नहीं है, सेकेंडरी सेल नहीं, सी में आया फ्यूल सेल। हाँ, ये जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो सेल होता है वो आपका फ्यूल सेल होता है, यानी कि लीड स्टोर नहीं, फ्यूल सेल जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, फ्यूल सेल यूज किया जाता है आपका जो है जहाँ पे मतलब छोटा पोर्टेबल टाइप का सेल बनाया जाता है, छोटे छोटे मतलब यहाँ समझिए ना कि जो रिमोट एरियाज जो होते हैं ना उस एरिया में जो है ये फ्यूल सेल का जो है यूज किया जाता है। अब बात कहिएगा एक रिमोट एरिया से एक याद आया, ऑफलाइन क्लासेस में क्लास ले रहे थे। ठीक है, आपको बताते हैं। तो रिमोट एरिया के बारे में पूछे स्टूडेंट्स की क्या होता है स्टूडेंट्स रिमोट एरिया, तो एक बड़ी मासूमियत और ऑनेस्टी के साथ एक स्टूडेंट्स का आंसर आया कि सर जिस एरिया में रिमोट बिकता है उस एरिया को रिमोट एरिया कहते हैं। ठीक है, मतलब ऑनेस्टी और ईमानदारी का तो इसमें पूरा मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए बताते हैं रिमोट एरिया उसको बोलते हैं कि जैसे समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा एरिया जैसे नहीं तो गांव देहात है, वहाँ पे आप बिजली जल्दी आप नहीं लेके जाने में, मतलब वहाँ ले जाने बहुत कॉस्ट है, वहाँ नहीं ले जा पा रहे हैं। ठीक है, बहुत जो है अलग हट के मान लीजिए कि नदी नाला के उधर जो उस पार है, तो उस सब जहाँ पे उस चीज़ का आपूर्ति नहीं हो सकता है तो वहाँ पे पोर्टेबल चीज़ लेके जाया जाता है। ठीक है, छोटे छोटे जो है पार्ट में, तो उसी वो फ्यूल सेल वहाँ पे जो है यूज में लाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? रिमोट एरिया। लिखिए इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए।
एसन्स क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन आर गिवन एट 20 डिग्री सेल्सियस। एसएन से SN2 प्लस, बीच में आ गया आपका सॉल्ट ब्रिज, फिर Ag पे प्लस, फिर Ag। ठीक है, इसमें देखिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Ag पे प्लस Ag का दिया हुआ है 0.80 वोल्ट और SN पे 2 प्लस SN का दिया हुआ है -0.14 वोल्ट। तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया ये हो गया ऐसे लेफ्ट राइट में लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लेफ्ट हो गया और ये हमारा हो गया राइट। ठीक है, बहुत आसान इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग किए हुए हैं सॉल्व कि अगर ई शेल अगर यहाँ पे लिखे तो हम क्या लिखेंगे ई इज इक्वल्स टू ई शेल इज इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पे क्या लिख देंगे ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड, ऐसे भी लिख सकते हैं। कहीं पे भी वैल्यू रख दीजिए। तो पहले राइट वाले के लिए Ag इसका देखिए, इसका वैल्यू दिया है Ag के लिए 0 प्लस 0.80 वोल्ट, तो यहाँ पे ले लिए प्लस 0.80 वोल्ट और माइनस इसका वैल्यू दिया हुआ है लेफ्ट SN में 2 प्लस, इसके लिए माइनस 0.14 वोल्ट। ध्यान रखना है माइनस है इसमें, तो माइनस का 0.14 वोल्ट ये दिया हुआ है इसका वैल्यूएशन। अब दोनों वैल्यू को इसमें जोड़ लीजिए, देखिए माइनस माइनस इसमें प्लस हो गया, यानी कि जो है क्या होगा 0.80 भी प्लस 0.14 वोल्ट, दोनों जोड़िएगा तो 0.94 वोल्ट जो है इसका करेक्ट आंसर आपको आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो गया ABC, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। फॉर्मूला ये वाला जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला पीछे भी इस पे बताए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 21 का इसमें देखें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो है वैल्यू जो है 0.94 वोल्ट के बराबर आ गया। ठीक है, उसी तरीके से आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चंस को एज इट इज बनाते रहिए। क्वेश्चन नंबर 21 कहा कि यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा? ठीक है, तो पहले तो ये समझिए कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को ऐसे डिनोट करते हैं, ये होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू 1000 बाई कॉन्सेंट्रेशन C इक्विवेलेंट, इस तरीके से होता है। इक्विवेलेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर यूनिट वॉल्यूम है, इसका जो है नेम होता है C इक्विवेलेंट का है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इक्विवेलेंट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि किस पे पर यूनिट वॉल्यूम पे हुआ, यानी वॉल्यूम यानी पर लीटर भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में देखिए इसका जो अब यूनिट देखिए, इसका जो यूनिट होता है 1000 का तो कुछ रहा नहीं, इसका जो यूनिट होता है स्वयं वो होता है पर ओम पर सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका यूनिट होता है इक्विवेलेंट, और ध्यान दीजिए इक्विवेलेंट पर लीटर, यानी कि सेंटीमीटर पे क्या हो जाएगा क्यू, तो नीचे आएगा सेंटीमीटर पे क्यू, तो यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर पे -3, इस तरीके से। देखिए पर ओम पर सेंटीमीटर स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट इसी इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन के लिए इक्विवेलेंट सेंटीमीटर पे पावर -3, इस सेंटीमीटर पे पावर -3 को ऊपर लेके जाइए, तो ये ऊपर लेके जाइएगा तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस होगा तो ये क्या हो जाएगा देखिए ओम पर ओम सेंटीमीटर और यहाँ सेंटीमीटर का क्यूब डिवाइडेड बाई ई इक्विवेलेंट, ऐसे। अब देखिए यहाँ -1 यहाँ 3, तो ये क्या हो जाएगा पर ओम मिल करके ये बनाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, -1 3 मिल करके +2 हो गया, और इक्विवेलेंट को ऊपर ले जाइएगा तो इक्विवेलेंट पे -1। ठीक है, यानी पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। आइए ऑप्शन चेक करते हैं। पर ओम, ये तो पहला ही गलत हो गया पर ओम, अब ये तीनों में है पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना है कि इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप यूनिट आप याद कर लीजिए, फिर या फिर जो है उसको बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद ऑप्शंस में आप जाइए, नहीं तो देखिए काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी पर ओम है, इसमें भी पर ओम है, इसमें भी देखिए इक्विवेलेंट सब दिया ही हुआ है, तो पहले आप बना करके तब मैच करें। ठीक है, तो आप याद रखें पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। ठीक है, याद हो गया?
ठीक है, आइए सुन, अगर याद हो गया तो जैसे इसमें इस तरीके का दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सुन क्या कहा, यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस। लीजिए सुन, अगर आप यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को याद कर लेते हैं तो मोलर कंडक्टेंस को याद करना बहुत ही आसान हो गया। ठीक है, ये बहुत ही आसान है, क्योंकि जहां पे आपका पर मतलब इक्विवेलेंट है, ये समझ लीजिए, वहां पे यहाँ पे क्या हो जाएगा सुन, मोल हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सोचिए, देखिए सुन कि अब जहाँ पे अब यानी कि अगर इसकी हम बात करें तो जहाँ इक्विवेलेंट है वहाँ पर मोल हो जाएगा। तो देखिए यानी कि इसका यूनिट अगर बातें करें तो इसको इस तरीके से लिखते हैं, देखिए यहाँ लिख देते हैं नीचे, मोल यानी क्या हो जाएगा सुन, पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पे पर मोल, इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। तो साथ में साथ दोनों याद रखें आप। तो देखिए ऑप्शन नंबर ओम नहीं है, पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से याद किए, इक्विवेलेंट जब जस्ट मोल किए तो आपका मोलर कंडक्टेंस भी याद हो गया। तो यानी कि अब सिर्फ और सिर्फ इसका प्रोसीजर जान लीजिए और इसको एज इट इज याद कर लीजिए। ठीक है, इसी तरीके से एक एक क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। ठीक है, हर एक क्वेश्चन पे आपको कमांड रहेगा, हम कोशिश करेंगे जो भी क्वेश्चन होगा उसका बाय ऑप्शन भी डिस्कस कर दें कि ये क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन आपका समाहित हो जाए, वो भी बनना शुरू हो जाए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। सुन क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है इसको समझते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन बड़ी VBI है, सो इसको लगा लीजिए VBI, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक कोई पूछ देता है, लेकिन ये 24 बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहा कि कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज विद, यानी इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी बढ़ेगा, साथ में क्या बढ़ेगा, देखिए तो साथ में क्या होगा, इंक्रीजेज विद, तो ये बोला। तो देखिए कहा का इंक्रीजेज इन टेम्परेचर, यानी कि कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज विद इंक्रीजेज इन टेम्परेचर, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी इंक्रीजेज इन विस्कोसिटी, ठीक है। ऑप्शन सी डिक्रीजेज इन विस्कोसिटी, ऑप्शन डी ए एंड सी। तो पहले तो हम लोग इसको जो है अभी रोक करके ऑप्शन बी पे और सी पे चर्चा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले है कि विस्कोसिटी। देखिए जिसका विस्कोसिटी ज़्यादा होगा उसमें फ्लो ऑफ आयंस, उस जो है आयंस एक्वस सॉल्यूशन में है वो कम होगा, क्योंकि विस्कोसिटी क्या करता है, इट रसिस्ट द फ्लो ऑफ लिक्विड। ठीक है, यानी एक्वस सॉल्यूशन में अगर उसका विस्कोसिटी ज़्यादा है तो उसके फ्लो को कम कर देगा। ठीक है, फ्लो कम कर देगा तो उसमें आप बताइए ना, मोमेंटम ऑफ आयंस जो हुआ, जो मूव किया वही कम हो जाएगा। तो अगर वही कम हो जाएगा, अगर विस्कोसिटी बढ़ाने पे, बी पे चर्चा कर रहे हैं, विस्कोसिटी बढ़ाएं, मोमेंटम ऑफ आयंस कम हो गया, तो उसमें तो आयंस का मोमेंट नहीं बढ़ा तो उसमें कंडक्टिविटी आपका कम हो गया। तो ऑप्शन बी आपका क्या है, गलत आंसर है। हाँ, विस्कोसिटी डिक्रीज करेंगे तो फ्लो बड़ी आसानी से होगा, यानी मोमेंटम ऑफ आयंस जो एक्वस सॉल्यूशन में हो रहा होगा बहुत आसानी से हो रहा है, खूब फ्लो होगा, खूब जो आयंस में जो है फ्लोमेंट्स मिल पाएगा। तो मिलेगा तो कंडक्टिविटी भी उसका क्या हो जाएगा, खूब बढ़ जाएगा। यानी इस हिसाब से ऑप्शन जो है सी आपका जो है करेक्ट कर रहा है कि अगर विस्कोसिटी घटाएंगे तो उस कंडीशंस में कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज होगा। करेक्ट है। अब उसी तरीके से ऑप्शन ए पे भी जो है थोड़ा चर्चा करते हैं, क्योंकि आंसर में देखिए डी में ए और सी भी दिया हुआ है, तो सी तो करेक्ट लगा, ए पे भी बातें करते हैं। क्वेश्चन कहा इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रोलाइट का यदि कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ा देते हैं तो उसका कंडक्टिविटी तो बढ़ेगा ही, उसमें मोमेंटम तो बढ़ जाएगा। ठीक है, आयंस ज़्यादा आपको मिल रहा होगा एक्वस सॉल्यूशंस में। ठीक है, तो यानी मोल्टेन स्टेट बोलिए उसको चाहे, तो अब बढ़ेगा, यानी कि टेम्परेचर भी अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे और विस्कोसिटी डिक्रीज करेंगे तो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी इस हिसाब से इस 24 नंबर क्वेश्चंस का ऑप्शन जो हो गया, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो गया। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चंस आपका बन सकता है, ऑप्शन दे करके इसको हटा करके कुछ और दे देगा, तो आप अगर सिर्फ डिक्रीजेज इन विस्कोसिटी रहे तो भी आपका करेक्ट है, उसमें भी कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बढ़ेगा, या फिर अगर जो है इंक्रीजेज इन टेम्परेचर अलग से रहे तो भी बढ़ेगा। तो इसमें 2 क्वेश्चन भी बन सकता है, इसलिए दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट 24। ठीक है, अब आइए जब इस क्वेश्चन को समझ गए, इसी तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ें को लिखते हुए जो है साइड में इस चीज़ को बातें को लिख लीजिएगा। ठीक है, अब
इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ मूव करते हैं। 25 आप लोग को खुद बनाकर दिखाना है। इन MgCl2 डिसोसिएशन इनटू आयंस, मतलब MgCl का डिसोसिएशन आयंस में हुआ, तो पूछा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ, यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, नंबर ऑफ कटायन एंड एनायन, कितना नंबर ऑफ कटायन एंड एनायन होगा MgCl के डिसोसिएशन में। ठीक है, कटायन पे पॉजिटिव चार्ज और एनायन पे नेगेटिव चार्ज, नंबर बताना है। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन जो है उसमें आ जाता है। कोहलार्स इक्वेशन एक पढ़े होइएगा, कोहलार्स इक्वेशंस में जो है, कोहलार्स लॉ जो एक आता है उसमें जो है इस तरीके का आपको मिलता है। फिर ये निकाल करके कंसंट्रेशन रख करके आप आंसर बनाते होइएगा। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ कटायन और एनायन को जो है आपको बता देना है। एक बार ट्राई करके बताइए, आंसर बताइए इसका, जब तक इधर साइड में जगह बनाते हैं। ऐसा ही एसेंस करते रहना है, मेहनत करते रहना है। जितना मेहनत कीजिएगा, बोलते हैं ना एसेंस कि बूंद बूंद जो है घड़ा भरता है। ठीक है, बूंद बूंद से ही, तो वैसे ही आप मेहनत एसेंस लगातार कंटिन्यूटी बना के यदि आप कर रहे होइएगा या कीजिएगा, तो देखिएगा इसका जो है एक दिन जो है आपको इसका फल भी आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसीलिए अब टाइम आप दे रहे हैं, यहाँ तक वीडियो के यदि आप पहुँचे हुए हैं तो कहीं ना कहीं आप मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, और कंसंट्रेशन बनाए रखिए, उसको फोकस कीजिए एग्ज़ाम के लिए भी और नॉलेज के लिए भी पढ़ना है। चीज़ें नॉलेज काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आगे वो कभी भी इंटरव्यू या कहीं पे भी इसका इंपॉर्टेंस हो सकता है। तो दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। ठीक है, नॉलेज रखना है। आइए नॉलेज रखते हैं MgCl2 का भी। तो MgCl2 का नॉलेज रखेंगे तो क्या होगा देख लेते हैं। MgCl2 डिसोसिएट होगा, तो ये टूटेगा Mg पे 2 प्लस 2 Cl पे माइनस। ठीक है, तो इसके पीछे जो मैग्नीट्यूड होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ। अब देखिए पॉजिटिव है तो कैटायन हो गया, और यह नेगेटिव है तो एनायन हो गया इसके पीछे। तो देखिए नंबर ऑफ कैटायन इसके Mg के बगल में क्या है, 1 है। तो अगर इसमें हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ कैटायन जो है वो हो गया 1, और नंबर ऑफ, अब बताइए नंबर ऑफ एनायन कितना होगा, तो यहाँ पे क्या है 2, यानी कैटायन का संख्या 1 है तो एनायन का संख्या 2 है MgCl2 में। तो आइए ऑप्शन चेक कीजिए। 2 एंड 1 गलत, पहले तो कैटायन होगा ना, 1 गलत, 1 एंड 2, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, 1 एंड 2। ठीक है, तो इस तरीके से, अब इस तरीके से क्वेश्चन में ये कैटायन एनायन देकर कोहलार्स लॉ में जो है इनफाइनाइट डाइल्यूशंस का मोलर कंडक्टिविटी भी पूछ लेता है, तो आपको ये आना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से कुछ कुछ जो आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी जो आपके एग्जाम में आएंगे ना, जो 1 से ज़्यादा मार्क्स के होते हैं, वो भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे आपको जो है उसमें बन जाएगा न्यूमेरिकल में। तो इसीलिए ये सिर्फ यही नहीं है, ऑब्जेक्टिव का तो कंप्लीट हो ही रहा है, और साथ में उधर भी आपके लिए, उसके लिए भी आप जो है काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और हर एक टॉपिक पे है तो टॉपिक साथ में आपका रिवीजन भी हो रहा होगा। तो नोट डाउन कीजिए सर। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ MgCl2। मैग्नीशियम डाइक्लोराइड में मोलर कंडक्टेंस आपको निकाल करके बताना है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन गिवन दैट द मोलर आयनिक कंडक्टेंस इन, अब इसका यूनिट दे दिया है कि पर जो है ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में बताना है। ठीक है, अब इसका जो है गिवन डेटा दिया हुआ है कि अगर MgCl2 में Mg पे 2 प्लस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन 102 दिया हुआ है, यानी 102 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और इसका भी दिया है क्लोरीन का भी दिया है 25 के आसपास। इसका ऑप्शन देखिए राइट में लिख दिए हैं, यूनिट ऑलरेडी यहाँ लिखा है तो ऑप्शन में यूनिट की आवश्यकता तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या है 252, 27, 177, 182। अभी जस्ट पिछले स्लाइड में जो है नंबर ऑफ कैटायन और एनायन निकालना सिखाए थे MgCl2 में, और यहाँ से ये कोहलार्स इक्वेशंस का जो है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसका सबसे पहले देखिए कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो पहले तो फार्मूला देख लीजिए कि अगर इसमें हम लोग फार्मूला देखें MgCl2 एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये हो जाएगा V पॉजिटिव कट, यानी V पॉजिटिव यानी कहने का मतलब क्या, नंबर ऑफ कैटायन। ठीक है, तो नंबर ऑफ कैटायन लिए तो यहीं पे हम लोग ले लेंगे लेमडा Mg पे 2 प्लस किसके लिए, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, प्लस V माइनस लेमडा Cl पे माइनस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सबसे पहले तो ये फार्मूला आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है,
फार्मूला से बेनिफिट ये हो जाएगा कि डेटा कुछ भी रहे, ये फार्मूला यदि आपको याद है तो क्वेश्चन आसानी से उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें आपको सबसे पहले नंबर ऑफ कटायन एनायन चाहिए, इसका कंसंट्रेशन तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर हम लिए MgCl2 को तोड़ेंगे तो क्या तोड़े थे बताइए, Mg पे 2 प्लस चार्ज आया था प्लस 2Cl पे माइनस, तो यहाँ पे V पॉजिटिव कटायन के लिए क्या निकल के आया 1। जो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वही तो कटायन का नंबर ऑफ कटायन होता है, और V माइनस यहाँ पे अगर बातें करेंगे जो नंबर ऑफ एनायन है, यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगा 2। तो देखिए 1 और 2 V पॉजिटिव V नेगेटिव मिल ही गया, इसका वैल्यू दिया हुआ है ये है। पॉज कीजिए वीडियो को, एक बार इसको ट्राई कीजिए, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है प्ले कीजिए इसको। ठीक है, आइए एक बार ट्राई कीजिए इसको, आइए देखते हैं क्वेश्चन। अब इसका जो है सोल्यूशन क्या हो जाएगा, V पॉजिटिव की जगह पे क्या रखे 1। ठीक है, तो देखिए V पॉजिटिव 1 और मल्टीप्लाई में इसका वैल्यू देखिए क्वेश्चन में, इनफाइनाइट डायल्यूशन Mg पे 2 प्लस का 1 0 कितना दिया है 2, तो 1 इंटू 102 प्लस V नेगेटिव, इट मीन टू से दैट दिस इज 2, और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ये Cl माइनस वाला देखिए क्वेश्चन में, आइए यहाँ पे तो कितना दिया हुआ है 75। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे 75 यहाँ रखिएगा, अब आपका कैलकुलेशन हो गया, इजीली इसको कैलकुलेट कीजिए, आंसर देखिए, 1 इंटू 102 102 प्लस 2 इंटू 75 150, इसको जोड़िए तो क्या हो जाएगा 252, यानी 252 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल के बराबर हो गया। ठीक है, आइए ऑप्शन चेक कर लीजिए यानी अब पहला ही ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन ए ही जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया, क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूला के साथ में विद एक्सप्लेनेशन इसको लिखा कीजिए अपने नोटबुक में। ठीक है, आइए अब इसको यदि समझ गए हैं तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। बोला कि लकलांची सेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ सेल, कि लकलांची जो सेल है वो किस टाइप ऑफ सेल का एग्जाम्पल है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया सेकेंडरी सेल, दूसरा दिया फ्यूल सेल, तीसरा प्राइमरी सेल और चौथा नन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्राइमरी सेल। ठीक है, और प्राइमरी सेल आ ही गया है तो 2-3 पॉइंट्स इसके बारे में समझ लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अब उतना संभव नहीं है ना कि उस पर जो 10 क्वेश्चन अलग से बना दिया जाए, तो जो इंपॉर्टेंट है उसको समझ लें। प्राइमरी सेल वैसा सेल है जिसका एक बार यदि उस सेल को आप यूज करते हैं तो दोबारा आप उसका यूज नहीं कर सकते हैं, ओनली वन टाइम यूज है, यानी कहने का मतलब उसका रिएक्शन सिर्फ एक डायरेक्शन में ही पॉसिबल है, रिवर्स डायरेक्शन में उसका रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अब रिवर्स डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं है तो उस प्राइमरी सेल को आप चार्ज भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आपको बताएं रिमोट का बैटरी यूज करते होइएगा, इसमें रिमोट, एसी का रिमोट, टेलीविजन का रिमोट, उसमें का बैटरी आप दोबारा थोड़ी चार्ज करते हैं। उसका आपका क्लॉक का जो है बैटरी हो गया, वॉच वगैरह जो आप यूज करते हैं उसका बैटरी। ठीक है, पहले टॉर्च आता था उसमें भी यूज होता था निपो का बैटरी, सेल निपो का बैटरी, तो वो सब क्या है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेल, कि वन टाइम यूज, दूसरे टाइम में फेंक दीजिए, फिर नया खरीद के लेके आइए। ठीक है, और क्योंकि इसको जो है दोबारा यूज भी नहीं कर सकते क्योंकि इसका रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में होता ही नहीं है। तो प्राइमरी सेल से समझे सुनिए, 2-3 पॉइंट्स और भी इसके साथ में जो है नोट डाउन कर लीजिए। और प्राइमरी सेल का तो एग्जांपल अभी देखिए लिए लकलांची सेल। ठीक है, ये लकलांची सेल एक्चुअली ड्राई सेल को लकलांची सेल बोला जाता है। ठीक है, तो आप प्राइमरी सेल से भी समझ गए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। तो इस जो जितना भी जैसे पॉइंट्स वगैरह जो लिखा जाता है बोला जाता है, इसको भी अपने कॉपी में एक साइड में मार्क करते चलिए, इसको लिखते चलिए। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर मान लीजिए इस पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यदि आता है तो 3-4 पॉइंट तो आपका ऐसा ही याद हो गया। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव से 1-2 पॉइंट्स होगा, 6-7 लाइन तो आप ऐसा ही लिख लिए। तो ये देखिए, जो भी स्मार्ट स्टूडेंट्स होंगे, ये देखिए आपको स्मार्ट बनना है, यू आर बी इन द इंजीनियर्स इन फ्यूचर, तो आपको स्मार्टनेस दिखाना होगा। तो इसके लिए स्मार्ट के लिए क्या होगा, आपको स्मार्ट तरीके से वर्क करना है, लेबर के तरीके से नहीं करना है। डू यू अंडरस्टैंड? तो आइए क्वेश्चन नंबर जो है बातें करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। ठीक है, 28 का कहा, व्हाट इज द रीजन ऑफ कोरोजन, कोरोजन का क्या रीजन है। ठीक है, तो कोरोजन का रीजन पहला क्या क्या, पैसिवेशन, ये रीजन नहीं है, जो नहीं है तो जंग लगना अभी आयरन में बताए थे स्टूडेंट्स। ठीक है,
तो यूज ऑफ कोटिंग, ये तो और जो है जंग को भगा देता है। लोहा पे जो देखते हैं भूरा भूरा जो लग जाता है उसको हम लोग रस्ट करते हैं, बाकी और सब चीज़ में भी तो जंग लगता है, उसको कोरोजन बोलते हैं। तो जो उसमें कोरोजन जो लगा तो अब उस पर कोटिंग कर दीजिएगा, जैसे देखते हैं एल्युमिनियम स्टील पर कोटिंग कर दिया तो वो तो भगा देगा, तो ये तो इसका आंसर होगा ही नहीं। स्टेबिलिटी ऑफ मेटल आयन, हाँ दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्टेबिलिटी ऑफ मेटल आयन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है आपको कोरोजन्स के लिए, ठीक है। तो इस 28 का क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन 28 का ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए सर, ठीक है। आइए मूव करते हैं सर क्वेश्चन नंबर। अब देखिए ये जो कुछ बेसिक्स क्वेश्चन जो है, जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस है, इस पे ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं देंगे क्योंकि इसके पॉइंट्स है, समझना है, आगे बढ़ जाना है। अगर न्यूमेरिकल वगैरह बीच में आता है तो उस पर पूरा टाइम देंगे, समझना है उसको भी, आपको भी टाइम देना है, लिखना है उसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। क्या कह रहा है, कहा कि मेटालिक कंडक्शन अकर्स ड्यू टू, ठीक है। मेटल में कंडक्शन किसके वजह से जो है होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दिया मोमेंटम ऑफ आयंस, ये तो इसमें नहीं होता है। मोमेंटम ऑफ आयन तो हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस में देखते थे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में होता है, तो ये तो नहीं होगा। फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, हाँ ये ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट है कि फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के वजह से मेटल में जो है आपका कंडक्शन होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो है आपका फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसको मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं ये भी लिख देगा ऑप्शन में ड्यू टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो वो वाला आंसर नहीं देना है जो अभी एक स्टूडेंट्स जो क्लास में बताए थे, है ना सर। तो थोड़ा सा उसको ध्यान में रखना है सर, ठीक है, कि रिमोट एरिया किसको बोलते हैं, ठीक है। जहाँ रिमोट बिकता है उसको रिमोट एरिया बोलते हैं, तो ठीक है। तो जो मोबाइल के इलेक्ट्रॉन्स को जो है मेटालिक कंडक्शन नहीं बताना है, क्या बताना है, वो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। अब आइए ऑप्शन नंबर 3 पे जो है देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको जल्दी से हम लोग निकाल देंगे क्योंकि पीछे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन भी देखे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहा कि बैटरी कन्वर्ट व्हिच टाइप ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द डिस्चार्ज। बैटरी यदि आप मार्केट से खरीद के लाते हैं, ठीक है, और उसको जोड़ करके, मान लीजिए पहले छोटा छोटा बैटरी आता था ना, कि उसको जोड़ करके हम छोटा फैन चला लिए, ठीक है, या फिर बड़ा वाला 24 वोल्ट वाला बैटरी जो इन्वर्टर में लगा रहता है, लाइट कट जाता है उस टाइम जो है फैन चलता है, चाहे आपका जो है कूलर चल रहा होता है, बल्ब जल रहा होता है, तो वो तो उस समय तो डिस्चार्ज हो रहा है क्योंकि उसमें लाइट है ना, या बैटरी से एनर्जी ले रहा है आपका जितना भी अप्लाइंसेस है। अप्लाइंसेस बोले तो फैन, बोले तो आपका जो है फ्रिज, बल्ब, ये सब हो गया। तो उस समय अब बैटरी क्या कर रहा है कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है और वो सर्किट में भेज रहा है, जिससे जितना आपका अप्लाइंसेस है, इक्विपमेंट्स घर में लगा हुआ है, वो चल रहा है। तो डिस्चार्ज के ड्यूरेशंस में बैटरी केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है। तो इस क्वेश्चंस के लिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो गया। ये क्वेश्चंस आपको देखने में शुरू में बड़ी आसान लगा होगा, क्या बैटरी है तो केमिकल से इलेक्ट्रिकल में करता है, तो ध्यान रहे सुन, ड्यूरिंग द डिस्चार्ज battery convert chemical energy into electrical energy, but in the case of charging battery reversed in a reaction which is convert electrical energy into chemical energy। यानी कहने का मतलब हो गया कि अगर ये चार्ज हो रहा होगा, लाइट आ गया इसमें, बैटरी चार्ज हो रहा होगा, तो अब वो क्या इलेक्ट्रिकल को क्या करेगा, आपको केमिकल में कन्वर्ट करेगा, तब ना बैटरी में चार्ज स्टोर हो रहा होता है। नहीं देखते हैं इन्वर्टर में जो है बैटरी लगा हुआ रहता है, अब वो चार्ज भी होता है जब लाइट रहता है, तो और लाइट चला गया तो वो डिस्चार्ज होता है। तो चार्जिंग के दौरान इसके जस्ट उल्टा लिख लेना है कि इलेक्ट्रिकल केमिकल में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, और डिस्चार्जिंग के दौरान इलेक्ट्रिक केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो आई थिंक योर कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर। ऑप्शन नंबर 30 का क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से लिखिए। अब इसका एक लास्ट स्लाइड आएगा, उसमें मात्र 3-4 क्वेश्चन है, उसको हम लोग डिस्कस कर देंगे। पहले एक बार इसको लिख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ मूव करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कहा कि विच टाइप ऑफ सेल कन्वर्ट डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय द कंबशन ऑफ सेल। यानी ये कहा कि कौन सा जो है इसमें सेल है जो डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है, वो कंबशन ऑफ सेल, माने सेल के अंदर कंबशन मतलब समझते हैं जलना,
उसके अंदर। तो कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन से ही पता चल जाएगा कि फ्यूल ही तो उसमें जलेगा, एस्टूडेंट्स कंबशन रिएक्शंस दिखाएगा। तो इसीलिए इसका डायरेक्ट जो है 31 का ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन फ्यूल सेल याद रखना है। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 32, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन अकर्स ड्यू टू। अभी जस्ट बताए थे मेटालिक कंडक्शन किसके वजह से अकर्स हो रहा था? तो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स के वजह से। उसी फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बोलते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन भी। लेकिन अब बात आ गया कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन किसके वजह से जो है अकर्स होगा? तो वो मोमेंटम ऑफ आयंस के वजह से इन एक्वस सॉल्यूशन में। अब एक्वस सॉल्यूशन में है वो यदि डिसोसिएट होता है, लेट सपोज कीजिए अगर हम NaCl ही ले लेते हैं, तो NaCl अगर डिसोसिएट होगा तो किस में होगा? Na पे प्लस Cl पे माइनस, तो ये क्या होगा? आयंस। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे देखिए मोमेंटम ऑफ आयंस, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में ऑप्शन ए जो है मोमेंटम ऑफ आयंस के वजह से जो है इसमें कंडक्शन होता है। करेक्ट है। तो कॉन्सेप्ट को समझते हुए भी इस तरीके से आपको इसमें बनाते चलना है। ठीक है, अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 33। बेसिक्स क्वेश्चन सब है इसमें जो है कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस है कि द मेजर प्रॉब्लम ऑफ प्राइमरी सेल इज। अभी 2-3 पॉइंट्स बताए थे प्राइमरी सेल के ऊपर जो है क्या क्या होता है। पहला क्या बताए थे? इसका ये जो है वन टाइम यूज है, एक बार यूज कीजिए उसको फेंक दीजिए, दोबारा यूज नहीं होगा। क्लॉक का बैटरी क्लॉक का होगा, यानी वॉच का हो गया। मोबाइल का तो क्या होगा? संग मोबाइल का बैटरी पूछ दिया, तो मोबाइल का सेकेंडरी होता है कि चार्ज हम तो कर ही लेते हैं। ठीक है, तो इसमें सिर्फ टर्च, वॉच, रिमोट इसका जो है प्राइमरी हो गया। इसका रिएक्शन रिवर्स में नहीं अकर्स होता है, इसीलिए इसको हम लोग चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो देखिए आइए ऑप्शन चेक करते हैं। केमिकल एक्शन इज रिवर्सिबल, पॉसिबल नहीं है, ये तो सेकेंडरी हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, केमिकल एक्शन इज नॉट रिवर्सिबल, दिस इज द करेक्ट। आइए ऑप्शन पर सी डी भी देख लेते हैं, क्या पता कहीं उधर कुछ दिख जाए। इट इज नॉट पोर्टेबल, बिल्कुल पोर्टेबल है। द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इज वेरी कॉस्टली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है आपको कॉस्टली भी मिलता है और जो है आपका लो कॉस्ट में भी मिलता है। टर्च का बैटरी आप देख लीजिए, वॉच का देख लीजिए, लो कॉस्ट में मिलता है। यानी कि इसका मेजर जो प्रॉब्लम है वो है केमिकल एक्शन इज नॉट रिवर्सिबल। तो अभी तो इस जो है सेल को या बैटरी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो गया। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसको। इसी तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ इसको नोट डाउन करते रहना है जब तक हम भी मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 का है व्हाट डू यू मीन द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब देखिए इधर थोड़ा सा जल्दी भी हम लोग कर रहे हैं क्योंकि ये बेसिक्स क्वेश्चन सब है। ठीक है, थ्योरी बेस्ड है तो टाइम भी किल नहीं होना चाहिए, एक मिनट इंपॉर्टेंट है आपका भी और हमारा भी। तो इसमें कॉन्सेप्ट को समझिए, लिखिए, आगे बढ़िए। व्हाट डू यू मीन द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आप क्या समझते हैं? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सब्जेक्टिव में देखे होइएगा। एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो पार्शियली आयंस में डिसोसिएट होता है, पूरा का पूरा आयंस में नहीं टूटता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है कि वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, पूरा आयंस में जो है टूट जाता है। तो आइए ऑप्शन चेक करते हैं। पार्शियली डिसोसिएट इनटू आयंस, पहला ही गलत। बी में कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, इसका कोई मतलब कुछ खास नहीं। डिजॉल्व्ड रेडियली इन वाटर, इसका भी कुछ खास मतलब नहीं। ऑप्शन नंबर डी, कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस एट ऑल डाइल्यूशन, दिस इज द करेक्ट आंसर। यानी कि जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो गया। यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था कलेक्शन सारा का सारा करा दिए हैं। एक मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कब से, बता देते हैं, ऐसा ही लिख लीजिए कि साल्ट ब्रिज का मेन फंक्शन क्या होता है। आ सकता है कि मेन फंक्शन आपका क्या हो सकता है, किसका? साल्ट ब्रिज का। माइंड में आ गया तो लिख लीजिए। इसका मेन फंक्शन होता है सेंस कि एक इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन में। जो आप जो बीकर लेते हैं ना CuSO4 ZnSO4, तो उसके दोनों बीकर में जो है एक कंप्लीट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। यहाँ लिख देते हैं कंप्लीट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, किसमें? दोनों हाफ सेल में जो है। तो ये बस पॉइंट्स आप इसको जो है ऐसे एरो मार के उसमें लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।
वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चन देखिए कमेंट जरूर छोड़ा कीजिए वीडियो पे, जो है कमेंट छोड़िए कैसा लगा वीडियो एसेंस, और जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्त के यहाँ भी एसेंस एक बार जो है शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा व्यूअर्स हो तब तो मोटिवेशन होगा। इतना मेहनत से आपको पढ़ा रहे हैं, आप भी मेहनत से पढ़ रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि आप बिना मेहनत के पढ़ रहे हैं, आप भी मेहनत से पढ़ रहे हैं। मिलते हैं एसेंस नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, तब तक के लिए एसेंस एंजॉय कीजिए, टाटा बाय बाय, सी यू।